So, dear students, myself C.A. हेमंत कड़ुनिया, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, राजस्थान। आज मैं आप लोगों को बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं अंकेक्षण का, आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ, आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य, आंतरिक अंकेक्षण हेतु संसाधन, आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण में अंतर, वैधानिक अंकेक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण के मध्य संबंध, आंतरिक अंकेक्षण की सीमाएं और फिर भारत में आंतरिक अंकेक्षण की भूमिका देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आंतरिक अंकेक्षण के अर्थ पर। तो इस परिभाषा को आप लोग देख सकते हैं। वॉल्टर बी मिक्स के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, आंतरिक अंकेक्षण जो कि नियमित रूप से होता है, यह संस्था की वित्तीय एवं प्रयोजक क्रियाओं का पुनरीक्षण है जो कि कर्मचारी द्वारा किया जाता है। इन कर्मचारियों को पूर्णकालीन कर्मचारी की भांति वेतन मिलता है। तो बच्चों, एक तो होता है वैधानिक अंकेक्षण और दूसरा जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं आंतरिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण अंकेक्षक एक बाहरी व्यक्ति होता है जो संस्था का मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स या संस्था प्रधान उसको अपॉइंट करते हैं। वो आके संस्था के फाइनेंशियल कंडीशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल अकाउंट्स को अच्छे से चेक करता है और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किंतु अगर प्रबंधक को यह लगता है, शेयर होल्डर्स को यह लगता है कि कंपनी के टर्नओवर को, कंपनी की सेल्स, परचेज, कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या कंपनी की गतिविधियों को अंदरूनी रूप से चेक किया जाना चाहिए, तो वो अपने ही किसी कर्मचारी को या एक नया कर्मचारी अपॉइंट करके और एक आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त कर सकती है। वो आंतरिक अंकेक्षण संस्था की वित्तीय क्रियाएं या जो प्रविधियां, गतिविधियां संस्था करती है, उनका पुनरीक्षण करता है और उसे कर्मचारी की भांति संस्था वेतन देने का काम करती है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात हम कह सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण संस्था के लिए एक सिपाही की भांति माना जाता है, जबकि एक वैधानिक अंकेक्षक को बाहरी अंकेक्षक माना जाता है। उनको उनका जो स्वभाव माना जाता है, उनकी जो अंकेक्षण करने की प्रक्रिया मानी जाती है, वो हम लोग कुत्ते के स्वभाव की, वफादार प्रकृति की मानी जाती है, जिसका काम काटना नहीं होता, वफादारी निभाना होता है। किंतु जब हम आंतरिक अंकेक्षण की बात करते हैं तो आंतरिक अंकेक्षक को एक सिपाही की भांति माना जाता है, जिसका उत्तरदायित्व रक्षात्मक तरीके का होता है। यह लेखों में पाई जाने वाली अनुचितताओं और असत्यताओं को दूर करने का पूरा प्रयास करता है और यह भी देखता है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रभावपूर्ण है, प्रबंध की नीतियों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, संपत्तियों की सुरक्षा का उचित प्रबंध है, खर्चे अधिकृत हैं, इत्यादि कामों को उसको देखने का काम होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है अंकेक्षण का उद्देश्य, आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो देखिए, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में विश्वास दिलाना। इंटरनल ऑडिट होने से संस्था की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का चेकिंग हो जाता है और चेकिंग हो गया और मैनेजमेंट को आंतरिक अंकेक्षक ने विश्वास दिला दिया कि जो आंतरिक निरीक्षण हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो यह विश्वास दिलाने का काम करता है। व्यवहारों के अधिकृत होने का पता लगाना, कोई व्यवहार किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना नहीं है, किया तो नहीं गया है, यह आंतरिक अंकेक्षण से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि वैधानिक अंकेक्षण सामान्यतः एक वर्ष के बाद में करवाया जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक गतिविधियां होने से व्यवसाय द्वारा कभी भी करवाया जा सकता है। इस वजह से आंतरिक अंकेक्षण से व्यवहारों के अधिकृत होने का पता लगता है। इसके अलावा जो अन्य उद्देश्य है, आंतरिक अंकेक्षण होने से
उसी समय छल कपट मिल जाता है, ढूंढ जाता है और उसको रोकने का उपाय हाथों हाथ किया जा सकता है। अगले साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही कोई मिलीभगत हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, उसका तुरंत सूचना आंतरिक अंकेक्षण मैनेजमेंट को दे देगा और मैनेजमेंट उसमें तुरंत एक्शन ले लेगा। उसके बाद आता है बच्चों त्रुटियों का पता करना और उन्हें रोकना। आंतरिक अंकेक्षण विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को रोकने का काम करता है, ढूंढने का काम करता है। फाइनेंशियल में, लेज़र पोस्टिंग करने में, जर्नल एंट्रीज होने में, ट्रांजैक्शंस लिखने में इत्यादि करने में त्रुटियां पता लग जाती हैं समय पर और उसी वक्त करेक्शन कर दिया जाता है। वैधानिक अंकेक्षक को सरल बनाना। जब वैधानिक अंकेक्षक आता है और वो देखता है कि आंतरिक अंकेक्षण ऑलरेडी हो चुका है, आंतरिक अंकेक्षण की रिपोर्ट देखता है और उसमें किसी प्रकार की मेजर बड़ी गलतियां, बड़े फ्रॉड्स नहीं पाए जाते हैं तो थोड़ा सा उसे सपोर्ट मिल जाता है। माना कि वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्य में कोई कमी नहीं आती है, किंतु आंतरिक अंकेक्षण होने से वैधानिक अंकेक्षक कहीं ना कहीं इस सहूलियत में चला जाता है कि उसे इन डेप्थ पूरी चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला उद्देश्य जो बच्चों आता है हमारे सामने वो है संपत्तियों के लेखे और सुरक्षा व्यवस्था की जांच। आंतरिक अंकेक्षण होने से व्यवसाय में संपत्तियों का नियमानुसार लेखा किया जाएगा। किसी भी प्रकार की क्षति या रक्षा प्रबंध ने उपाय किया कि नहीं किया, ये जांच उसी वक्त कर ली जाएगी। इसके बाद अगले नंबर पर आता है प्रक्रियाओं में सुधार करना। आंतरिक अंकेक्षण होने से अंकेक्षण का उद्देश्य जो प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां चल रही हैं बिजनेस में, अगर उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो मैनेजमेंट उनमें सुधार कर सकता है, करने की चेष्टा कर सकता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है उद्देश्य। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा यह देखा जाता है कि व्यवहार पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार संपादित हो रहे हैं या नहीं। और एक और उद्देश्य हम ले सकते हैं कि कार्यों को रीचेकिंग करने का काम आंतरिक अंकेक्षण द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला बच्चों नंबर आता है कि आंतरिक अंकेक्षक कंपनी किसको नियुक्त करेगी। किसको नियुक्त करेगी, उसका जवाब है उसका संसाधन। सबसे पहले तो प्रबंध को देखना पड़ेगा, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को देखना पड़ेगा, कौन उस संस्था का कुशल और योग्य कर्मचारी है जो आंतरिक अंकेक्षण का कार्य कर सकता है। आंतरिक अंकेक्षक मैं ये नहीं कहता कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन वह इतना दक्ष अवश्य हो कि वो उसके दायित्व को निभा पाए, अन्य क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। कुशल होना चाहिए, पारिश्रमिक होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। उसे कार्य संबंधी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, वो मुक्त किया जाए कि अपनी रिपोर्ट को वो उच्च अधिकारी को रिपोर्ट दे, ताकि यह पहले से निर्धारित होना चाहिए कि वो रिपोर्ट किसे देगा, क्योंकि ये लीगल पर्पस भी होता है। तो ऐसी स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति पर व्यक्तिगत निर्भर करती है कि कभी कभी आंतरिक अंकेक्षक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, वह काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, जबकि कुछ वैधानिक अंकेक्षक ऐसे होते हैं जो स्वयं अपनी स्वतंत्रता का समर्पण कर देते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, और वो है आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण में अंतर। बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अंतर जहाँ जहाँ हो पूरी किताब में आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पूरे पेपर में पर्टिकुलर अंतर के ऊपर आपको 2 या 4 क्वेश्चन तो अवश्य मिल ही जाएंगे। तो चलिए अंतर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की। आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य त्रुटियों एवं छल कपट को रोककर लेखों को अधिक प्रभावशाली बनाना होता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य आंतरिक निरीक्षण के बाद भी रह गई त्रुटियों एवं छल कपट को रोकना और लेखों की त्रुटि रहित बनाने का होता है। आंतरिक निरीक्षण त्रुटियों एवं छल कपट का पता लगाने में, इसमें कार्य के दौरान ही छल कपट पता लग जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखा कार्य की समाप्ति के बाद त्रुटियों का पता लगता है। कार्य की प्रकृति के बारे में अगर हम अंतर बात करें तो आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय में व्यवहारों को लिखने की एक प्रणाली है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण लेखों की जांच है। जांच का समय, आंतरिक निरीक्षण जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके साथ साथ चलेगा, जबकि आंतरिक अंकेक्षण अकाउंटिंग होने के बाद किया जाएगा। पुनरीक्षण, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण लेखा कार्य अकाउंटिंग के साथ साथ किया जाता है तो उसका निरीक्षण भी साथ साथ चलेगा।
जबकि आंतरिक अंकेक्षण के मामले में रीचेकिंग अपने आप हो जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग होने के बाद आप चेकिंग कर रहे हो तो अपने आप रीचेकिंग हो गई। कर्मचारी, इसमें निरीक्षण में आंतरिक लेखा और जांच कार्य के लिए एक ही कर्मचारी होते हैं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति अलग हो सकता है और अंकेक्षण करने वाला व्यक्ति अलग हो सकता है, अलग अलग कर्मचारी हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रभावशीलता की। तो आंतरिक निरीक्षण सिर्फ लेखा प्रणाली के प्रभावशील होने का पता चलता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखा प्रणाली और आंतरिक निरीक्षण प्रणाली दोनों का प्रभावशाली होने का पता लगता है। सलाह, आंतरिक निरीक्षण एक प्रविधि है, प्रयोजक क्रिया है, जिसमें प्रबंधकों को सलाह नहीं दी जाती, जबकि आंतरिक अंकेक्षण जरूरत पड़ने पर प्रबंधक को यह सलाह दे सकता है कि ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो अब आते हैं बच्चों हम लोग वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के मध्य संबंध में, दोनों में समानता और अंतर की बात करेंगे हम लोग, और अंतर निर्भरता की बात भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं समानता की। दोनों का काम एक जैसा होता है। हम किसकी समानता की बात करें? वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। दोनों का कार्य एक जैसा होता है, कार्य क्षेत्र एक जैसा होता है। दोनों अपने अपने अनुभव के आधार पर जांच के तरीके अपनाने और उनमें परिवर्तन करते हैं। दोनों ही संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन करते हैं। दोनों की रुचि इसी में होती है कि लेखे सही हैं, उचित हैं अथवा नहीं हैं। दोनों यह जानना चाहते हैं कि संस्था में अपनाई गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली उचित है अथवा नहीं, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। दोनों ही अपने कार्य में आधारभूत अंकेक्षण प्रविधियों को अपनाते हैं, बेसिक ऑडिट टेक्निक्स को अपनाते हैं। अब बात करते हैं अंतर की, तो चलिए अंतर पॉइंट्स पे चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए, उद्देश्य। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य लेखों में छुपी हुई त्रुटियों और गबन इत्यादि को रोकना होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण का उद्देश्य यह देखना कि अंतिम खाते विधान के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं, साथ ही चिट्ठा व्यापार की आर्थिक स्थिति को सही प्रकट करता है या नहीं। जांच, इसमें प्रत्येक लेन देन की गहनता से जांच करनी होती है। इसमें वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षक यदि उचित समझे तो परीक्षण जांच भी कर सकता है। आंतरिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र नियोक्ता द्वारा तय होता है, वैधानिक अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र विधान द्वारा तय होता है। नियुक्ति, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकों द्वारा की जाती है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा, संचालक मंडल द्वारा या सरकार द्वारा या CAG द्वारा की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण संस्था का कर्मचारी होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण संस्था का कर्मचारी नहीं होता। निर्धारित योग्यता की आवश्यकता, आंतरिक अंकेक्षण में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, जबकि वैधानिक अंकेक्षण में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी है। कार्य की प्रकृति, आंतरिक अंकेक्षण क्योंकि अंदरूनी होता है तो सदैव अंकेक्षण कार्य चलता रहता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण अंतिम खाते तैयार हो जाने के बाद प्रारंभ किया जाता है। जब हम बात करते हैं प्रतिवेदन की, आंतरिक अंकेक्षण अपना प्रतिवेदन प्रबंधकों को देता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण अपना प्रतिवेदन अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को देने का काम करता है, जो उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको देने का काम करता है। आंतरिक अंकेक्षक का दायित्व प्रबंधकों या संचालकों के प्रति होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक का दायित्व अंशधारियों के प्रति होता है। कंपनी की सभा में उपस्थित होने का अधिकार आंतरिक अंकेक्षक का नहीं होता, जबकि वैधानिक अंकेक्षक का होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की निर्भरता की बात करें तो वो कुछ लेवल तक उस पर विश्वास कर सकता है, किंतु पूर्ण रूप से दायित्व वैधानिक अंकेक्षक की ऑडिटिंग के लिए वह खुद का होता है। अब बात करते हैं बच्चों हम आंतरिक अंकेक्षण की सीमा की, लिमिटेशन की। देखिए, हर कंपनी ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट नहीं करवा सकती, कॉस्टली पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास है लिमिटेड वर्क एरिया, सीमित कार्य क्षेत्र। प्रबंधक उसको बताते हैं आपको ये चेक करना है, ये चेक नहीं करना। उसकी योग्यता, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, उसकी योग्यता उसकी व्यक्तिगत योग्यता मानी जाएगी और हो सकता है वो कम या ज़्यादा पाई जाए। अन्य कार्यों में उपयोग, आंतरिक अंकेक्षक क्योंकि संस्था का कर्मचारी होता है तो वो नेचुरल सी बात है, ऑडिटिंग के साथ साथ उसे हो सकता है मैनेजमेंट किसी और काम पे भी लगा दे, उससे उसकी कार्यशील कुशलता पर अंतर प्रभाव पड़ेगा। रही बात निष्पक्षता की, तो आंतरिक अंकेक्षण में लगे कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह पाते, क्योंकि वो हैं तो संस्था के कर्मचारी और कहीं ना कहीं वे मैनेजमेंट से प्रभावित रहते हैं। तो
हो सकता है कि उनकी निष्पक्षता समाप्त हो जाए। पूर्वाग्रह: आंतरिक अंकेक्षण में लगे कर्मचारी संस्था के अन्य कर्मचारियों के बारे में परिचित होते हैं। वे सुनी सुनाई व्यक्तिगत सूचनाएं रखते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। और अंत में बात करें तो स्वतंत्रता की कमी होती है। इंटरनल ऑडिटर उतना पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता जितना वैधानिक अंकेक्षक हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने आंतरिक अंकेक्षण टॉपिक को कवर किया है। बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिटिंग के बारे में और जानेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन पार्ट में वेबसाइट का एड्रेस आप लोगों को दिया है, उस वेबसाइट पर पुराने और नए या भविष्य में आने वाले वीडियोस का लिस्ट आउट मैंने कर रखा है, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आउट कर रखा है। आप वहां से विजिट करके सारे पुराने वीडियोस और आने वाले वीडियोस को रेगुलर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाइए। बीकॉम कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग तरीके के वीडियोस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डाल रखे हैं। जिस विद्यार्थी को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आए वो वहाँ जा सकता है। और लगभग प्रत्येक वीडियो के अंत में मैंने मेरी ईमेल आईडी दे रखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उसके अंदर मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँगा या वॉइस या वीडियो बना के आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।